नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कल हमारे देश ने गणतंत्र दिवस मनाया, 72वां गणतंत्र दिवस। और गणतंत्र दिवस दोस्तों हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। पहले तो ये हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है और इसी के साथ साथ इसकी महत्वता इस बात से भी बढ़ जाती है कि इस दिन हम हमारे देश के भीतर मौजूद तमाम धार्मिक, पारंपरिक और सांस्कृतिक विविधताओं के होने के बावजूद हम सभी किस प्रकार से इस देश के भीतर खुशहाली के साथ जीते हैं, एक संविधान के दायरे के तहत जीते हैं। और इसी के साथ साथ हमारे देश के भीतर जो शासन किया जाता है वो संविधान की शपथ के द्वारा ही किया जाता है, संविधान की शपथ खाकर ही किया जाता है। इस बात का जश्न मनाते हैं हमारे देश के भीतर। दोस्तों, आपने कल गणतंत्र दिवस की भव्य परेड हुई जो कि देश की राजधानी दिल्ली स्थित राजपथ पर हुई, जहां पर आपने देखा कि भारत की सैन्य शक्ति से सुसज्जित वो तमाम परेड देखी आपने, जिसमें भारत की आपने सैन्य शक्ति देखी, आपने देश के सैनिकों का शौर्य और पराक्रम देखा। इसी के साथ साथ आपने देश के भीतर मौजूद केंद्र शासित प्रदेशों और तमाम राज्यों की झांकियां भी देखी, जिसमें उन तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विशेषताएं और वहां पर कौन कौन सी ऐसी विविधताएं हैं उन्हें प्रदर्शित किया गया। निश्चित रूप से आप जब इन तस्वीरों को कल देख रहे होंगे तो आपके भीतर गर्व हो रहा होगा, आपको गर्व की अनुभूति हो रही होगी, आप गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे, आपको बहुत ज्यादा खुशी भी हो रही होगी। निश्चित रूप से पूरे देश के लिए गर्व का विषय होता है जब हम अपने देश की शक्ति को, हमारे देश की सॉफ्ट पावर को और हमारे देश की मिलिट्री पावर को जब देखते हैं राजपथ पर गणतंत्र दिवस के मौके पर, तो यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा वो एक प्राउड मोमेंट होता है हमारे लिए। और कल पूरी दुनिया की नजरें भारत के ऊपर भी रहती हैं कि किस प्रकार से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपने गणतंत्र दिवस को मनाता है, अपने गणराज्य होने की खुशी को मनाता है। लेकिन यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल जब आपने सुबह देखा तो यकीनी तौर पर आपको कहीं ना कहीं इस बात की खुशी हो रही होगी कि कल हमारा गणतंत्र दिवस था। लेकिन जब आपने जैसे जैसे सुबह खत्म होती रही वैसे वैसे आपने देखा कि किस प्रकार से जो प्रस्तावित ट्रैक्टर मार्च था, जो कि कल देश की राजधानी दिल्ली में हुआ, जिसका ऐलान किसानों ने कई दिन पहले कर दिया था, किसान संगठनों ने कई दिन पहले कर दिया था, किस प्रकार से वहां पर उपद्रव हुआ, किस प्रकार से वहां पर उत्पात मचाया गया। देश की राजधानी दिल्ली के भीतर से आई ये तस्वीरें वाकई में निराश करती हैं और बहुत ज्यादा दुख पहुंचाती हैं। दोस्तों, आंदोलनकारी किसान नेताओं ने इस बात की घोषणा बहुत पहले से ही कर रखी थी कि हम 26 जनवरी के अवसर पर यानी गणतंत्र दिवस के खास मौके पर एक ट्रैक्टर मार्च निकालना चाहते हैं, एक ट्रैक्टर परेड करना चाहते हैं, ट्रैक्टर रैली निकालना चाहते हैं देश की राजधानी दिल्ली के भीतर। और यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ये तमाम घोषणाएं हो रही थी उसके दरमियान भी वार्ताएं चल रही थी, यानी सरकार और किसान नेताओं के बीच चल रही थी। और इसी के साथ साथ जब इस पूरी रैली का अनाउंसमेंट किया गया था, घोषणा हुई थी, इसका ऐलान किया गया था, तो इसके बाद कुछ याचिकाएं भी दायर की गई थी केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। अब यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब सर्वोच्च न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे साहब की अध्यक्षता में जो पीठ बैठी, वहां पर जब इन तमाम याचिकाओं को लेकर जब सुनवाई हुई, तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि प्रधान न्यायाधीश की ओर से इस बात की टिप्पणी की गई, इस पूरे विषय को लेकर, इस पूरे विवाद को लेकर टिप्पणी की गई कि ये कानून का मसला है, यानी लॉ एंड ऑर्डर का पूरा ये सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर का पूरा ये मुद्दा है। लिहाजा दिल्ली पुलिस को इस बात का अधिकार हासिल है कि वे राजधानी के भीतर किन्हें प्रवेश दे और किन्हें राजधानी में ना प्रवेश दे, इसका आदेश दिल्ली पुलिस दे सकती है। यानी एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो गेंद थी उसे दिल्ली पुलिस के पाले में डाला गया, जिसे दिल्ली पुलिस ने एक प्रकार से पहले याचिकाएं डालकर सुप्रीम कोर्ट के पाले में डालने की कोशिश की थी। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिरी बार जब 11वें दौर की वार्ता हुई, तो यहां पर आपको यह बात याद होगी दोस्तों कि जो 22 तारीख को वार्ता हुई वो सिर्फ 15 से 20 मिनट तक ही चली, जहां पर सरकार के मंत्रियों की तरफ से ये बात कही गई कि किसान नेता अपने जो उन्होंने प्रस्ताव दिया, यानी जो तीनों कृषि कानून है उन्हें 1.5 साल तक निलंबित करने का प्रस्ताव और इसी के साथ साथ एक समिति बनाने का जो प्रस्ताव है उस पर मंत्रणा करें और इसी के साथ साथ उस पर विचार विमर्श करें। यानी यह प्रस्ताव एक प्रकार से उस दिन दोहराया गया, पुनर्विचार करने को कहा गया। 20 तारीख को यह प्रस्ताव दिया था और जब 22 तारीख को यह बैठक हुई तो उसमें सिर्फ ये निकला। उसके बाद से कहीं ना कहीं
ये स्पष्ट हो चुका है कि सरकार ने अपने दरवाजे बंद किए हैं वार्ता की दृष्टि से कुछ दिनों के लिए। सरकार ने यह भी कहा कि अगर आप हमारे अनुकूल कुछ निर्णय लेते हैं, इन प्रस्तावों के समर्थन में कुछ निर्णय लेते हैं, तो फिर हम आपके साथ बात करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर दोस्तों आपने देखा कि कहीं ना कहीं सरकार ने अपने दरवाजे बंद किए और वहीं एक और दरवाजा खुला, जहां पर दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस के कई अधिकारी और किसान नेता जो कि आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलनकारी किसान नेताओं के बीच वार्ताओं का एक लंबा दौर चला। करीब करीब 5 दौर की बैठकें हुई, जिसमें इस बात को लेकर जो गतिरोध था दोनों पक्षों की ओर से, यानी रैली निकाली जाए, रैली में संख्या कितनी हो और किन रूटों पर हो, ऐसे तमाम विषयों को लेकर जो गतिरोध था उसके समाधान की दिशा में वार्ताएं हुई। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन तमाम वार्ताओं में इस बात को निर्धारित किया गया, कुछ शर्तें दिल्ली पुलिस की ओर से रखी गई जिन्हें किसानों ने माना, स्वीकार किया। हालांकि किसान संगठन करीब करीब 40 से 41 या 42 के आसपास जो नेता वहां पर पहुंचते हैं, वो इतने ही संख्या में पहुंचे। उनके भीतर भी कुछ एक प्रकार से होता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, उनके भीतर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ किसान नेता इस बात से सहमत नहीं थे कि जिन रूटों को निर्धारित किया गया है वो उससे ज्यादा रूटों पर निकालना चाहते थे, करना चाहते थे। यानी अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं कि जैसे कुछ 37 के करीब जो गाइडलाइंस इशू की गई हैं, जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो शर्तें रखी गई हैं दिल्ली पुलिस के ओर से, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसमें इस बात को भी शामिल किया गया है कि करीब करीब दिल्ली पुलिस की ओर से ये बात कही गई थी कि 3 रूटों पर ही रैली की जाएगी, यानी सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर और गाजीपुर बॉर्डर पर। वहीं किसान नेताओं की ओर से इस बात को भी कहा जाता, कई किसान नेताओं की तरफ से ये बात कही गई थी कि हम 9 रूटों पर निकालना चाहते हैं रैली। यहाँ पर जो गतिरोध था, एक प्रकार से आप देखिए कि दिल्ली पुलिस की ओर से इस बात की अनुमति दी गई कि आप सिर्फ 3 रूटों पर ही रैली कर सकते हैं, यानी ट्रैक्टर मार्च निकाल सकते हैं। इसके बाद कुछ ऐसी शर्त और रखी गई जिसमें यह कहा गया कि कोई भी किसी भी ट्रैक्टर के भीतर हथियार नहीं होंगे, लाठी डंडे नहीं होंगे। इसी के साथ साथ ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली भी नहीं होगी और इसी के साथ साथ संख्या भी निर्धारित कर दी गई ट्रैक्टर के भीतर, और ट्रैक्टर की संख्या भी निर्धारित कर दी गई थी 5000, सिर्फ 5000 ट्रैक्टर्स को ही प्रवेश करने का एक प्रकार से शर्त रखी गई थी। इस बात की अनुमति देश की राजधानी की पुलिस ने दी थी इन किसान नेताओं को। ये जो दोस्तों मैंने आपको तमाम चीजें बताई, ये तो थी रैली निकालने के एक दिन पहले की। यानी एक प्रकार से आप ऐसे समझिए कि ऑन पेपर इन बातों पर सहमति जता दी गई थी, लेकिन जब कल का दिन आया, यानी वो दिन आया जिस दिन ट्रैक्टर परेड निकालनी थी, ट्रैक्टर मार्च निकालना था, यानी हमारे देश का एक खास लम्हा गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर, जिसमें एक प्रकार से किसानों का इस बात को लेकर एक उद्देश्य था, वो दिखाना चाहते थे कि जो सरकार हमारे देश की इस बात को एक प्रकार से एक मोटिव के साथ चल रही है, एक प्रकार से एक छवि उन्होंने, एक परसेप्शन उन्होंने बिल्ड कर लिया अपने भीतर ही कि ये तो सिर्फ कुछ ही इलाकों के ही किसान है। यानी एक प्रकार से इसको क्षेत्रीय आधार पर इसको वो देख रही है, जबकि किसानों का ये बात कहना था, किसान नेताओं का इस ट्रैक्टर मार्च के माध्यम से दर्शाना था सरकार को कि ये देशव्यापी आंदोलन है और आप इस गलतफहमी में, आप इस मुगालते में है कि ये एक क्षेत्र तक ही सीमित आंदोलन है। लिहाजा इस ट्रैक्टर परेड का आयोजन होना था कल, और कल हुआ भी लोग। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसे किसान थे जिन्होंने संयम के साथ, धीरज के साथ, धैर्य बरतते हुए एक प्रकार से इस पूरी रैली को किया। दोस्तों, उन्होंने उन्हीं रूट्स पर अपने ट्रैक्टर को निकाला जिन्हें निर्धारित किया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा, यानी पूरे अनुशासन के साथ उन्होंने परेड की। यहां पर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा दोस्तों कि जब किसान अपने ट्रैक्टर्स के साथ निकल रहे थे तो उन पर पुष्प वर्षा भी हुई। लेकिन इसी के उलट, इसी के विपरीत अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ ऐसी तस्वीरें, कुछ ऐसी वीडियोस भी सामने आई जिसमें आपको वाकई में ऐसा दिखेगा कि कल के दिन हमारे देश के ऊपर कलंक लग गया। हमारे देश के इतिहास में, स्वर्णिम इतिहास में, इस पूरे अध्याय को जो कल हुआ, इस पूरे घटनाक्रम को एक काले अध्याय के तौर पर याद किया जाएगा दोस्तों। क्योंकि यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां एक और कुछ किसानों ने तो बढ़िया तरीके से पूरे संयम के साथ जो रैली थी उसको किया, उस पूरे ट्रैक्टर मार्च को किया, लेकिन कुछ ऐसे किसान थे जिन्होंने उपद्रव किया। अब उन्हें किसान कहना चाहिए, उन्हें किसानों की श्रेणी में रखना चाहिए, इसका फैसला मैं आपके विवेक पर ही छोड़ता हूं, आप पर ही छोड़ता हूं। लेकिन यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल जिन रूटों का निर्धारण किया गया था कल से पहले, कि कल जिन रूटों पर ये मार्च किया जाएगा, ये पूरी की पूरी रैली निकाली जाएगी, उन रूटों पर कुछ किसानों ने अपने ट्रैक्टर के साथ उनका उल्लंघन किया। यानी
उन्होंने अनुशासन के साथ उन रूटों पर नहीं किया, बल्कि वो देश की राजधानी दिल्ली के भीतर पहुंचे और एक प्रकार से इस पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया। अगर इस शब्द का मैं उपयोग करूं तो इसमें मेरे को कोई दुख नहीं होगा दोस्तों। जहां एक और किसानों ने पूरे संयम के साथ मार्च किया, वहीं देश की राजधानी दिल्ली के दो प्रमुख स्थानों पर यानी आईटीओ और लाल किले के आसपास जब किसान पहुंचे तो वहां पर आप देखिए कि किस प्रकार से उनकी पुलिस के साथ झड़प हुई। यहां पर मैं आपको यह भी बताऊंगा दोस्तों कि दोनों पक्ष के लोग इसमें घायल हुए हैं, चाहे किसान हो या फिर हो पुलिस कर्मी भी, क्योंकि सुरक्षा में तैनात, देश की राजधानी दिल्ली की सुरक्षा में तैनात एक प्रकार से बहुस्तरीय सुरक्षा का घेरा क्रिएट किया गया था, ताकि कुछ भी ऐसी स्थिति ना क्रिएट हो जाए जिसमें लॉ एंड ऑर्डर का क्राइसिस हो जाए। यानी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन रहनी चाहिए, भले ही कितने ज्यादा ट्रैक्टर्स पहुंच जाए। लेकिन यहां पर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा दोस्तों कि यहां पर गलतियां हुई हैं, 3 लोगों से गलतियां हुई हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं अगर जिम्मेदारी तय करने पर आ जाऊं तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है केंद्र सरकार की। वह केंद्र सरकार जो कि एक प्रकार से सत्ता के अहंकार में, सत्ता के नशे में चूर है और उसको इस बात का एहसास नहीं हो रहा है कि 60 से ज्यादा दिन, करीब 62वां दिन है और 62 दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली में, और इस दौरान 100 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। फिर भी 11 दौर की वार्ताएं हुई हैं, उसके बाद भी कोई समाधान नहीं निकला। यानी सरकार एक प्रकार से इन कानूनों को निलंबित करने की बात तो कर रही है, लेकिन इन कानूनों को निरस्त करने की बात नहीं कर रही है, एमएसपी पर लीगल गारंटी देने की बात नहीं कर रही है, और भी तमाम मांगे जो किसानों ने रखी है। तो प्रमुख मांगे मैंने आपको बताई हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी सरकार की बनती है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है अगर कृषि मंत्री साहब और वाणिज्य मंत्री साहब से ऊपर उठ के अगर केंद्रीय गृह मंत्री या फिर प्रधानमंत्री स्वयं, केंद्रीय गृह मंत्री ने हालांकि एक बैठक की थी लेकिन उसमें कुछ ही किसान नेता मौजूद थे, लिहाजा उसको हम पूर्ण बैठक नहीं कह सकते, लेकिन अगर देश के गृह मंत्री या देश के रक्षा मंत्री या फिर देश के प्रधानमंत्री स्वयं नरेंद्र मोदी जी अगर इन किसानों से बात करते, इनको समझाते या फिर अपनी मांगों, एक प्रकार से जो उन्होंने मांगे रखी हैं उस पर थोड़े पीछे होते और किसानों की मांगों को ज्यादा प्राथमिकता देते, तो कहीं ना कहीं शायद ये नौबत नहीं आती। यहां पर सबसे पहले जिम्मेदारी सरकार की तय होती है, क्योंकि सरकार अपने अहंकार में थी। सरकार संवाद जरूर कर रही थी, लेकिन सरकार एक प्रकार से इस बात को अपने भीतर मान चुकी थी कि हम इन कानूनों को निरस्त नहीं करेंगे, हालांकि हम संशोधन के लिए तैयार हैं। यानी सरकार को इस बात का इल्म था, सरकार को ये बात पता थी कि कहीं ना कहीं इन कानूनों में त्रुटियां हैं, फिर भी उन्होंने संशोधन की बात का जिक्र किया लेकिन निरस्त करने का नहीं किया। अब यहां पर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले जिम्मेदारी सरकार की बनती है, तो दूसरी जिम्मेदारी बनती है हमारे इंटेलिजेंस की। यहां पर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इंटेलिजेंस, और इसमें आप सरकार को भी शामिल कीजिए, इंटेलिजेंस का एक प्रकार से काम होता है कि कोई भी अगर इस तरीके का घटना हो रहा है तो उसके सिलसिले में सही तरीके से स्थिति का, उसकी समीक्षा करना और उसका आकलन करना। लेकिन यहां पर आप देखिए कि जिस प्रकार से सरकार ने इन तमाम लोगों को एक प्रकार से एक श्रेणी में डाल दिया कि ये सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा मुख्य तौर पर तीन ही इलाकों का ये पूरा का पूरा आंदोलन है। ये गलत फहमी इस मुगालते में वे थे कि ये चंद किसान हैं, इस पूरे मुगालते में वो थे, लिहाजा ये स्थिति पैदा हो गई। यानी यहां पर जितना अंदाजा लगाया गया था सरकार की ओर से, हमारे इंटेलिजेंस की ओर से, उससे ज्यादा की संख्या में किसान अपने ट्रैक्टर, अपने साथी के साथ पहुंच गए, इसीलिए ये स्थिति बन गई दोस्तों। यहां पर दोस्तों तीसरी जिम्मेदारी मैं देना चाहूंगा किसान नेताओं और किसानों की भी, जिन्होंने उपद्रव किया। यहां पर दोस्तों इस बात का भी जिक्र करना जरूरी है कि जब किसान नेताओं ने इस बात का आश्वासन दिया लगातार कि हम इस पूरी रैली के भीतर किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं होने देंगे, किसी भी प्रकार की ऐसी अप्रिय घटना नहीं होने देंगे जिससे हमारे आंदोलन की जो शुचिता है, हमारे आंदोलन की जो पवित्रता है, उस पर कोई सवाल उठे, उस पर कोई दाग लगे। लेकिन यहां पर आप देखिए कि दाग जरूर लगा है। यहां पर एक चीज मैं आपको और बताऊंगा कि किसान नेता लगातार इस बात को कह रहे थे, वो लगातार उन किसानों को भी कंट्रोल में लाने की दिशा में एक प्रकार से प्रयास कर रहे थे कि जो भी भटक गए हैं, जो भी रूट से बाहर चले गए हैं, उन्हें वापस रूट में लाया जाए, लेकिन स्थिति उनके कंट्रोल में भी नहीं थी, उनकी बात को कोई नहीं सुन रहा था। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजधानी के आईटीओ और नांगलोई और देश का एक प्रकार से ऐतिहासिक इमारत, जहां पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराया जाता है, वहां पर क्या क्या हुआ दोस्तों। सबसे पहले बात आईटीओ की करूंगा, जो कि दिल्ली का एक प्रमुख स्थान है, एक प्रमुख इलाका है दोस्तों, और यहां पर पत्थरबाजी होती है दोस्तों किसानों की तरफ से, और इसके जवाब में पुलिसकर्मी, जो कि सुरक्षा कर्मी वहां पर तैनात है, चाहे दिल्ली पुलिस के जवान हो या फिर हो सशस्त्र
बल के, सुरक्षा बल के जवान या फिर आरएएफ के जवान, वे तमाम सभी हथियारों का प्रयोग भी करते हैं, लाठीचार्ज भी करते हैं, आंसू गैस का भी प्रयोग करते हैं। दोनों तरफ से दोस्तों आप सोचिए कि जंग के मैदान जैसा वहां पर हो चुका था एक प्रकार से माहौल, गतिरोध इतना ज्यादा बढ़ चुका था, टकराव इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि कई सारे लोग घायल भी हुए हैं दोनों ही पक्ष की ओर से। सड़क पर दोस्तों कुछ ऐसे विजुअल्स भी सामने आए जहां पर एक पुलिसकर्मी बेहोश हो गए, उन्हें बचाया गया। अब यहां पर आप देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब एक पुलिसकर्मी बेहोश हो गए तो उन्हें बचाया गया, जो वहां पर किसान मौजूद थे। लेकिन यहां पर एक और तस्वीर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब एक पुलिसकर्मी यानी कुछ पुलिसकर्मियों को मारने की भी एक प्रकार से वहां पर जो दंगाई थे, मैं इनको दंगाई भी कहना चाहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देश का किसान इतना गुस्सा नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं देश का किसान इस प्रकार से उपद्रव नहीं कर सकता। उन तमाम उस पूरे आंदोलन के बीच, उस पूरे उपद्रव के बीच कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, कुछ ऐसे अराजक तत्व जरूर थे जो कहीं ना कहीं किसानों के इस पवित्र आंदोलन को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, उस पर दाग लगाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों आगे जांच होती है तो ये अगर सामने आती है तो ये आप मान के चलिए कि बहुत बड़ा खुलासा होगा। अब यहां पर दोस्तों इस बात को भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईटीओ पर भी एक लंबे समय तक वहां पर टकराव रहा, पुलिसकर्मियों के बीच और किसानों के बीच पत्थरबाजी हुई दोस्तों, लाठीचार्ज हुआ। दोनों पक्ष ने यानी पुलिस ने भी और किसानों ने भी एक दूसरे पर आरोप लगाए, कहीं ना कहीं किसान नेताओं ने भी सरकार पर आरोप लगाए और कहीं ना कहीं ये सिलसिला चलता रहा। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि किसान और जवान आपस में लड़ रहे हैं इस देश के। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ट्रैक्टर्स वहां पर मार्च कर रहे थे, यानी आईटीओ पे, ये रूट निर्धारित नहीं था, फिर भी आईटीओ के भीतर ट्रैक्टर घुसे। इसके बाद ये सभी पहुंचे लाल किले की तरफ। लाल किले की तरफ जब ट्रैक्टरों ने कूच किया दोस्तों, वहां पर भी ऐसी घटनाएं सामने आई, वहां पर भी ऐसी विजुअल सामने आए जहां पर आप देखिए कि किस प्रकार से कुछ लोग चढ़कर वहां पर एक जो गुंबद है उस पर अपना एक झंडा लगा रहे हैं। यानी वहां पर इस प्रकार की एक प्रकार से हरकत करना वाकई में स्वीकार्य नहीं है। विदेश का एक प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक है, हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, वहां पर तिरंगा यानी तिरंगे का ध्वजारोहण होता है, तिरंगा फहराया जाता है और वहां पर इस प्रकार से करना वाकई में दुखद था दोस्तों। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस की ओर से कई सारे बैरिकेडिंग की गई थी, कई स्तर की बैरिकेडिंग की गई थी। इसके अलावा बसेस को भी लगाया गया था, क्रेन्स को भी लगाया गया था, बड़े बड़े कंटेनर्स को भी लगाया गया था, बैरिकेडिंग की गई थी। और यहाँ पर मैं बताऊंगा कि कंटेनर के जो क्रेन थी उसके माध्यम से कुछ सीमेंट के जो बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं उन्हें भी रखा गया था, ताकि ट्रैक्टरों को रोका जाए निश्चित रूट के अंदर आने से। यानी जो उनका निर्धारित रूट है उस पर ही वे रहें, कहीं दिल्ली के और अंदर ना आ जाएं, उस रूट पर ना आ जाएं जिसको निर्धारित नहीं किया है। यानी जो उनका निश्चित किया गया रूट है उसी पर वो रहें। लिहाजा सुरक्षा की दृष्टि से कुछ बैरिकेड्स लगाए गए थे, कुछ बाधक लगाए गए थे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि उन बाधकों के साथ भी क्या हुआ। बस को वैंडलाइज किया गया, इसके अलावा जो बैरिकेड्स है उन्हें तोड़ा गया, तब पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। तो ये पूरा का पूरा दोस्तों कल घटना हुआ और वाकई में बहुत दुख होता है दोस्तों। हमारे देश के अन्नदाता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बीच अगर कुछ लोग वहां पर, क्योंकि आप यहां पर देखिए कि दो तस्वीरें हैं, एक जगह तो आंदोलनकारी किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं, जो अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं शांति प्रिय तरीके से तमाम गाइडलाइंस को पालन करते हुए ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं, उन पर पुष्प वर्षा भी हो रही है। पूरे दुनिया ने वो तस्वीरें देखी हैं। वो पुलिस वाले को बचा भी रहे हैं जो बेहोश हो गया है, या जिन्हें और लोग मारना चाह रहे हैं, कुछ उसी में से निकलकर उन्हें बचा भी रहे हैं। तो वहीं एक और हमने उन तस्वीरों को भी देखा जहां पर पत्थरबाजी हो रही है, लाठीचार्ज हो रहा है, दोनों तरफ से आंसू गैस के गोले भी फेंके जा रहे हैं पुलिस की ओर से। यानी देश का किसान और देश का जवान आपस में भिड़ रहा है दोस्तों। ये कितनी दुखद स्थिति है। कल बड़ी ही नाजुक स्थिति हो गई थी और अब आने वाले समय में क्या होता है इसको देखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हजारों की संख्या में ट्रैक्टर्स पहुंचे, ये कब तक निकलेंगे ये भी देखना जरूरी है। इसके अलावा यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि किसान नेता दर्शन पाल ने इस बात का भी जिक्र किया है कि 1 तारीख को जब देश का वार्षिक बजट पेश किया जाएगा तो उस मौके पर किसान पैदल मार्च करेंगे अलग अलग बॉर्डर से संसद की ओर। यानी उस दिन भी आप ये बात जानते हैं कि पुलिस तो इनको अलाउ नहीं करेगी, पुलिस भी तैयार रहेगी, सुरक्षाकर्मी। यानी उस दिन भी हो सकता है कि कोई टकराव हो जाए। यानी कहीं ना कहीं दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर इस मैटर पर जिम्मेदारी तय करने की बात आएगी तो सिर्फ और सिर्फ सरकार की आएगी और कुछ प्रतिशत उन लोगों की भी आएगी जो
इसमें स्टेक होल्डर्स है। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि सरकार अगर सही समय पर संवाद कर लेती, अगर सरकार किसानों की जायज मांगों को स्वीकार कर लेती, तो शायद ये स्थिति नहीं इतनी गंभीर होती। आप सब ने देखा कि किस प्रकार से राजधानी के भीतर, और वो मेरे भीतर भी, मेरे दिमाग में, मेरे जहन में वो तमाम विजुअल्स भी ताजा हो गए जब आपने पिछले साल, आपने जब 2020 में देखा होगा कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जब देश की राजधानी दिल्ली के भीतर प्रोटेस्ट हुए, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, किस प्रकार से दिल्ली को हाईजैक कर लिया गया था। कुछ उसी प्रकार की तस्वीरें आई थी। हालांकि जान माल का एक प्रकार से रिपोर्ट जो आ रही है, उसमें एक ड्राइवर की मौत आ रही है, जो कि ट्रैक्टर हादसे में उनकी मौत हुई है, और कुछ जगह ऐसा दावा किया गया है कि किसी किसान को भी गोली लगी है। इसकी पुष्टि मैं नहीं करता हूं, हालांकि कई जगह ऐसी खबरें आ रही हैं। स्पष्ट होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा दोस्तों। लेकिन यहां पर आप देखिए दोस्तों कि ये स्थिति वाकई में सही नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र के भीतर प्रदर्शन का अधिकार सभी को है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सभी को है, लेकिन इस प्रकार से हिंसा करना और इस प्रकार से कुछ उपद्रवियों द्वारा एक आंदोलन की, जो आंदोलन कई दिनों तक, 2 महीनों तक शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहा, उसकी पवित्रता को नुकसान पहुंचाना, उसे हाईजैक कर लेना और फिर उस पर एक बार से खत्म करना, ये बहुत गलत है दोस्तों। और कहीं ना कहीं हिंसा हुई है, अब इसका एडवांटेज सरकार के पास ही होगा। दोस्तों अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या रणनीति होती है किसानों की भी, किसान नेताओं की भी, और क्या रणनीति होती है दिल्ली पुलिस की और केंद्र सरकार की भी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इन कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो ये स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है, और भी ज्यादा भयावह हो सकती है। बहरहाल दोस्तों, मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि ये सब समाप्त हो जाए, शीघ्र, अतिशीघ्र समाप्त हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, किसानों को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, दिल्ली पुलिस को भी, और तमाम जो अन्य सुरक्षा कर्मी थे, जो फोर्सेस थी, उनको भी, और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है दोस्तों दिल्ली की जनता का भी और आसपास के इलाके का भी। यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, नुकसान अगर किसी का नहीं हुआ है तो वो देश के सियासतदान, क्योंकि कभी भी देश का सियासतदान उस स्थल पर नहीं पहुंचता, सिर्फ आमने सामने थे किसान और जवान। और आप ये भी देखिए दोस्तों कि जो किसान है उन्हीं का बेटा भी हो सकता है कोई जवान, हो सकता है कि कोई जवान वर्दीधारी किसान भी हो। तो ये वाकई में दुखद है दोस्तों, और दिल वाकई में रोता है ऐसी तस्वीरों को देखकर कि जब देश का अन्नदाता और देश की सुरक्षा करने वाला जवान आपस में भिड़ता है। स्थिति बहुत नाजुक है। सियासतदानों को, देश के नेताओं को इस बात की एक प्रकार से सोचना चाहिए कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। एक लोकतंत्र के भीतर एक राजा जैसा जीवन जी रहे हैं और अपने ही नागरिकों की मांग नहीं मान रहे हैं, फिर हिंसा हो जाएगी, हिंसा हो गई बल्कि कल, और एक प्रकार से ऐसी स्थिति बन गई कि जब किसान और जवान आमने सामने आ गए और सियासतदान सिर्फ चुप रहे। यहाँ पर एक बात का जिक्र जाते जाते और करूंगा कि दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री समेत कई मंत्रियों ने अपने अपने जो ध्वजारोहण के, जो झंडा फहराने के जो कार्यक्रम थे, उन्हें भी एक प्रकार से अपने निश्चित स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था, क्योंकि हरियाणा में इस बात की घोषणा की गई है कि मुख्यमंत्री समेत तमाम बीजेपी के मंत्रियों और विधायकों को झंडा रोहण नहीं करने दिया जाए। तो लिहाजा उन लोगों ने अपने कार्यक्रम को बताया, यानी वो लोग डर रहे हैं लेकिन एक प्रकार से कुछ बोल नहीं रहे हैं और अपनी सरकार पर दबाव नहीं बना रहे हैं। यही राजनीति है दोस्तों, आपस में भिड़ा दिया और स्वयं मजे ले रहे हैं। बहुत दुखद है दोस्तों, बहुत दुखद है। कहीं जिक्र नहीं किया परेड में भी इस बात का कि हमारे किसान किस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल किसानों पर भी उठता है, उन लोगों पर उठता है, किसानों पर नहीं, लेकिन उन लोगों पर जरूर उठता है जिन्होंने उपद्रवियों की भूमिका अदा करी दोस्तों। अब वो कौन है, वो सामने आए तो बेहतरीन तरीके से उसका विश्लेषण किया जाएगा और उन लोगों को भी कटघरे में किया जाएगा जो इस प्रकार से एक आंदोलन को नष्ट करने के इरादे से ऐसी हरकतें करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।